फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट यानी कि लागत। तो लागत क्या है? जैसे कोई उत्पादक है, जब वह उत्पादन करता है तो उस उत्पादन को करने में जो उसे खर्च आता है, जो उसकी लागत आती है, खर्च आता है, उसी को क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। उसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट, हिंदी में लागत। लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं लागत का मतलब? इसकी मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है? एक स्पष्ट परिभाषा कि हम बता सकें कि लागत है क्या। तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि लागत वह है जो स्पष्ट तथा अस्पष्ट तथा सामान्य लाभ के योग हो। क्या मतलब है इसका? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत प्लस में सामान्य लाभ, इन तीनों को मिला के क्या बनती है? वो बनती है लागत। तो स्पष्ट लागत क्या है? बहुत सिंपल है। स्पष्ट लागत वह लागतें हैं जो आप किसी को नकदी के रूप में दूसरे को देते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप उत्पादन करने के लिए एक मशीन की स्थापना करते हैं, या फिर आप किसी किराए पर अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो आप उस किराएदार को क्या करते हो? पेमेंट करते हो, नकदी के रूप में उसको कैश देते हो। तो ये आपकी कौन सी लागत है? एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है कि हाँ, आप उसको पैसे दे रहे हो, 5,000 उसको किराया, एक रेंट आपके हॉल का, या 10,000 रुपये रेंट का किराया है। और अस्पष्ट क्या है? अस्पष्ट मतलब है जो आपको नकदी के रूप में ना दे पाओ। मतलब कैसे? जैसे कि यदि आप अपनी फैक्ट्री अपने ही घर पे खोलते हो तो फिर तो ये होगी आपकी अस्पष्ट लागत, जो स्पष्ट नहीं है। और सामान्य लाभ, जो आपको जो सामान्य लाभ होता है, जैसे कि आपने तो एक तो आपने स्पष्ट लागत खर्च करी, या फिर दूसरी आपने अस्पष्ट लागत खर्च करी, उसके बाद जो आपको लाभ हुआ, सामान्य लाभ हुआ, इन तीनों के योग को मिलाकर आपकी बनती है लागत, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉस्ट, जिसकी परिभाषा है लागत। अब हम पढ़ते हैं लागत के जो दो मैंने आपको बताया, इस जो भाग है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। तो मैंने आपको बता दिया, वह लागतें होती हैं जिसे नकदी के रूप में दूसरों को दिया जाता है, और वह लागतें होती हैं जिसे नकदी के रूप में दूसरों को नहीं दिया जाता, जैसे उत्पादन के लिए या किराए पर, या खुद के मकान पर किराया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला है अल्पकालीन लागतें में। अब अल्पकालीन लागतें मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम जितना भी पढ़ने वाली लागत के बारे में, वो सारी हम अल्पकाल में पढ़ेंगे। कैसे अल्पकाल में पढ़ेंगे? हम दीर्घकाल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो देखिए, आपने एक फैक्ट्री खोली, आपकी फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपकी फैक्ट्री में शर्ट बनाते हैं, ठीक है, कमीज बनाते हैं। दीपावली आई और आपको जो शर्ट का, जो कमीज का जो उत्पादन है, उसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, ठीक है। क्योंकि आपने वो, आपका क्या है, वो एक ऐसा मार्केट, आपका ऐसा फैक्ट्री है जो कि टाइम के जो त्योहार के अनुरूप फ्लेक्सिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दीपावली आ रही, त्योहार आ गया, तो आप क्या करोगे? उसमें और उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो क्या होगा? उसमें आपकी लागतें आएंगी। अब बात करें दीर्घकालीन लागतों में, तो आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें 100 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन 100 के 100 एम्प्लॉयज़ को आपने, आपके प्रत्येक महीने 10,000 कमीज को बनाते हैं, ठीक है। और ये हर महीने 10,000 कमीज को बनाएंगे, चाहे दीपावली आए, कुछ भी आए, आपको इनसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्शन है वो उतना ही है, और आप उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको जो प्रोडक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, एक ही बार में आपने पूरी फैक्ट्री लगा रखी है। जबकि अल्पकाल में क्या, आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, लेकिन आप उसमें उत्पादन को एक त्योहार के अनुरूप, उसको जो कोई फेस्टिवल आ रहा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आप लागत लगाते हैं। तो वही होती है आपकी अल्पकालीन लागतें। अब अल्पकालीन लागतें में क्या आता है? इसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है बंधी या स्थिर लागतें, एक होता है परिवर्ती लागतें। अब बंधी और स्थिर लागतें क्या हैं? देखिए, इनसे अभिप्राय स्थिर कारकों पर होने वाले वैसे है। बंदी लागतों का मतलब जैसे कि आपने जो मशीन है, वो मशीन को, वो आपकी कौन सी लागत है? वह बंदी लागत है, ठीक है। आप उस पर खर्च करते हो, वो आपकी बंदी लागत है। या आपका जो मकान है वो बंदी लागत है, ठीक है। आप उस पर जब खर्च करोगे, उसको बढ़ाओगे, या आप मशीन को 5 से 6 करोगे, जो आपकी स्थिर लागतें हैं उसको बढ़ाओगे, तो वो होती है आपकी बंदी या स्थिर लागतें। अब परिवर्ती लागतें क्या है? इनसे भी बड़ा उन लागतों से हैं जो कारकों पर होने वाले वैसे हैं। मतलब कैसे? परिवर्ती कारकों पर। अब परिवर्ती कारक क्या है? जैसे कि आपके 2 श्रमिक हैं, ठीक है, आप आसानी से तीसरा श्रमिक ला सकते हैं, ठीक है।
आपका तीसरा श्रमिक आसानी से आ सकता है, यहाँ पे आपके 2 श्रमिक है। तो ये आपकी कौन सी लागत होगी? परिवर्ती लागतें, जो परिवर्तन की जा सकती हैं। और एक तो होगी बंदी लागतें, जिनमें परिवर्तन करना मुश्किल है। बोले तो मतलब एक बार आपने जो उसको खरीद लिया वो वापस आप उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ी मशीन लगा रखी है, अब आप जूता बनाने के लिए या आप कमीज़ बनाने के लिए, ये तो है नहीं ना कि आप एक मशीन और इतनी बड़ी ले आओगे खाली एक त्योहार के लिए, नहीं ना। आप क्या करोगे, जो आपके परिवर्ती कारक है जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, जो आपके फ्लैक्सिबल गुड्स है, जो आपके फ्लैक्सिबल है, उनमें क्या करोगे, उनमें बढ़ोतरी करोगे। जैसे 3 से आप 4 कर दिए, तो ये होती है आपकी परिवर्ती कारक। तो जो स्थिर है वो बंदी लागत है, वो तो स्थिर है, वो नहीं बढ़ेगी आपकी, चाहे वो त्योहार है कुछ भी है, क्योंकि वो स्थिर है। क्योंकि आप उसमें तो अब मशीन नहीं बढ़ा सकते ना, या ज़मीन को तो अब नहीं बढ़ाओगे ना, कि ज़मीन आप हॉल थोड़ी ना खरीद लोगे 1 महीने के लिए और उसमें मशीनें लगाओगे, ये तो फिर मूर्खता होगी, ये तो कोई बिजनेस ही नहीं हुआ। ठीक है, आप उन्हीं चीज़ में परिवर्तन करोगे जो परिवर्ती रूप से हो सकती है, इसे बोलते हैं परिवर्ती लागत, और एक होती है बंदी लागत। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये है हमारे टीसी। टीसी मतलब कुल लागत, कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट। तो टीसी बराबर में क्या होगा, तो टीसी बराबर में होगा एक तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कुल बंदी लागत, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्ती लागत। जब आप कुल बंदी लागत, मान लीजिए आपकी जो मशीन है वो आपके 1000 रुपये की या 10,000 रुपये की है, तो ये आपकी बंदी लागत है। ठीक है, और आप एक श्रमिक को और बढ़ा रहे हो, उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये जो परिवर्ती है, तो आपकी कुल लागत कितनी आ गई, आपकी कुल लागत आ गई 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल लागत का डेफिनेशन, कि आपसे पेपर में पूछे कि कुल लागत से क्या अभिप्राय है, तो कुल लागत से अभिप्राय कुल परिवर्ती लागत तथा कुल बंदी लागत के योग से है। ठीक है, अब अगला समझते हैं बंदी या स्थिर लागतों के बारे में समझते हैं। तो बंदी स्थिर लागत जैसे मेरे को बताया, उत्पादक द्वारा उत्पादन के स्थिर कारकों पर किए जाने वाले खर्च से है। और स्थिर कारक क्या है, भूमि, मशीन, ये सब जो कि स्थिर कारक जो इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता, इन्हें बोलते हैं आपका बंदी या स्थिर लागतें, या बंदी बोल सकते हैं, स्थिर लागतें बोल सकते हैं। अब मैं बता दूं कैसे। देखिए, आप एक 0 क्वांटिटी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आपकी बंदी लागत 10 है। क्यों? क्योंकि आपने मशीन तो 10, आप मशीन ले आए हो, मशीन तो आप खर्च कर लिए ना उसमें पैसे, आपका उत्पादन 1 हुआ तब भी आपकी मशीन तो 1 ही रहेगी, 2 हुआ तब भी 10, 3 हुआ तब भी 10, 4 हुआ तब भी 10, मतलब वो बंदी लागत है। एक बार आपने खर्च कर दिया, फिक्स्ड हो चुकी है, अब उसे परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे वो उत्पादन कितना ही बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ता रहे बढ़ता रहे। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम में कैसे आप प्रस्तुत करोगे, तो सिंपल है, यूं करके आपको यूं बनाना है और यूं लिख देना, ये हो गया आपका TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपका आगे इसमें डायग्राम पेपर में पूछ सकता है कि कुल लागत, कुल बंदी लागत क्या है, और इसका ग्राफ बनाकर समझाइए। ठीक है, आगे समझते हैं परिवर्ती लागत। जैसे मैंने बताया कि ये उत्पादन के उन कारकों पर खर्च करते हैं जो परिवर्ती होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, जैसे 0 पे 0 है, क्योंकि आप 0 पे कुछ उत्पादन नहीं कर रहे तो आप कुछ भी खर्च नहीं करोगे। उसी प्रकार जब आपने एक उत्पादन की क्या करें तो 10 रुपया खर्चा आया, 2 करोगे तो 18, 3 करोगे तो 24, 4 करा तो 28, तो आपका जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, आपका वैसे भी से क्या होगा, ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, इसमें भी जो आपका परिवर्ती लागत है उसमें आपकी लागत भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एक स्टेज ऐसा आएगा जो अपने आप लागत में गिरने लग जाएगी, क्योंकि वो आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप आपके पास 2 मशीनें हैं, उस 2 मशीनों में आपके एक दिन में 100 कमीजें बन सकती हैं, और आपके पास जो श्रमिक है, जो दो मशीनों में जो श्रमिक है, 2 मशीन है, उसमें आपकी 100 कमीजें बन सकती हैं। ठीक है, और आपके पास 100 कमीजें बन सकती हैं और 2 मशीनें आपके पास, लेकिन आप त्योहार में करोगे 2 मशीनें 100 कमीजें बन सकती है, और अगर जो लेबर है वो है 4, त्योहार में करोगे उसमें लेबर को 5 कर दोगे। ठीक है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको 6 कर दोगे, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, आपको क्या पता इससे 120 भी हो जाए, 130 भी हो जाए। लेकिन एक टाइम मान लीजिए आपने और बढ़ा लिए, तो अब तो मशीनें तो 2 ही है ना, तो आप इतने सारे श्रमिकों को उस मशीन पे काम नहीं करवा पाओगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको जो उत्पादन है वो कम होने लग जाएगा और आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, वो आपका एक अलग केस हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसका आपका ये डायग्राम है, ये करके यूँ और ये हल्का सा यूँ करके। ठीक है, ये बनता होगा TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जरा आपको चित्र के ये जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसके माध्यम से समझाता हूँ। 0, 1, 2 आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, और आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, 10 हो गई, 18 हो गई, 24 हो गई, 28 हो गई, 32 हो गई, और जो आपकी कुल लागत है वो मैंने बताया था ना,
इसको जोड़ देना है, ठीक है। इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, तो ये आपका आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा औसत लागत। तो औसत लागत क्या है? पर उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। क्या क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैं बात करता हूँ, अब भी आपकी कुल लागत है 80, ठीक है, और क्वांटिटी है आपकी, मतलब आप 80 रुपये की लागत है और 4 उसमें आपकी क्वांटिटी आपको उत्पादन हो रही है, तो इसमें क्या हो गया, 4 कम 4 दूनी 8, मतलब एक इकाई का उत्पादन करने में आपको कितने रुपये आ रहे हैं? 20 रुपये आ रहे हैं। तो ये आपकी होगी औसत लागत। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, औसत लागत भी दो तरह की होगी, एक तो होगी औसत बंदी लागत और एक होगी औसत परिवर्ती लागत, ठीक है। औसत लागत, औसत बंदी लागत तथा परिवर्ती लागत का कुल जोड़ है। जैसे मैंने बताया था ना, टीसी बराबर में टीवीसी प्लस में टीएफसी, उसी प्रकार जो आपका एसी है वो होगा आपका एवीसी प्लस में एएफसी, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों के योग को मिलाकर कौन सी लागत बन जाएगी? औसत लागत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औसत या बंदी या स्थिर लागत जिसे कहते हैं। औसत या बंदी लागत उत्पादन के प्रति इकाई बंदी लागत है, मतलब जो आपके उत्पादन के प्रति का जो आपकी बंदी लागत क्या है, मतलब जो आपका जो फिक्स्ड है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, उस पर जो प्रति इकाई होने वाला परिवर्तन मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका मशीन जो है 40 की है मान लीजिए, और आपको उत्पादन होता है 4, ठीक है, ये हो गया 10। फिर आपकी मशीन तो 40 की रहेगी क्योंकि वो बंदी है, लेकिन अगर उत्पादन हो गया 6 का, 2 तिया 6, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये आपका कम होता जाएगा। क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हर बार कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए डायग्राम इसका नीचे दिखा रहा है ना कि ये कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसा जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पे जो लगने वाली प्रति का उत्पादन है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो इधर इसका मतलब यही है कि उत्पादन की प्रति इकाई बंदी लागत से है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है AFC बराबर में TFC बटे में क्यू मतलब क्वांटिटी, और इसका अगर हम यूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ TFC आ गया और यहाँ AFC गुणा में क्यू हो जाएगा, जिसका एक और फॉर्मूला यहाँ बन जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम प्रस्तुतिकरण ये है, और यहाँ से पूछ सकता है कि नीचे की ओर क्यों गिरता है, TFC जो आपका AFC वक्र है वो नीचे की ओर क्यों गिरता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, वैसा को बता ही दिया है कि औसत बंदी लागत के नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति ये स्पष्ट करती है कि जब उत्पादन में वृद्धि होती है तब औसत बंदी लागत गिरती जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जब उत्पादन की वृद्धि होगी तो जो आपका जो उत्पादन की जो बंदी लागत है वो क्या होगी, वो गिरेगी। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये आपको लिखना है पेपर के अंदर, ठीक है। औसत परिवर्ती लागत क्या है? जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैंने कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, ऐसी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत। तो औसत परिवर्ती लागत उत्पादन के प्रति इकाई परिवर्ती लागत से है, मतलब जितना हम उत्पादन कर रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंतर जितना हमारा अंतर आ रहा है, जो प्रति इकाई पे होने वाला जो परिवर्तन है उसी को बोलते हैं औसत परिवर्ती लागत, ठीक है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो बंदी लागत है उस पर जो प्रति इकाई उत्पादन होता है उसी प्रकार ये है, ठीक है। AFC बराबर में TVC बटे क्यू और TVC बराबर में ABC बटे क्यू, क्योंकि हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, आपको आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीचे समझते हैं। इसका डायग्राम जो प्रस्तुतिकरण है वो यूँ है, समझ गया आप। AFC आपका जो है यूँ बनता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, TVC बटे में क्यू। मान लीजिए आपको जो 18 रुपये है लग रहा है, 18 रुपये लग रहा है 4 क्वांटिटी बनाने में, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, ठीक है। या फिर मान लीजिए 2 क्वांटिटी बनाने में, आसान करते हैं, 2 नीम 9 आ गया, ठीक है। तो आपको कितना आ गया औसत परिवर्ती लागत, वो 9 आ गया। तो एक टाइम आता जाएगा तो एक टाइम तो गिरेगा, फिर एक टाइम वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे बनता है, ये ABC, ये पेपर में आ सकता है कि कैसा बनता है, तो याद रखना। अब सीमांत लागत क्या है? तो सीमांत लागत क्या है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में परिवर्तन आता है, उससे सीमांत लागत उत्पाद कहते हैं। अब क्या मतलब है इसका, मान लीजिए आप 10 रुपये में एक क्वांटिटी बना रहे हैं, आप 18 रुपये में आप 2 क्वांटिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका जो अंतर आया और जो इसका अंतर आया कि आपने 8 रुपये एक्स्ट्रा लगाया, आपकी एक क्वांटिटी और बन रही है, तो ये होता है आपका सीमांत उत्पाद कि प्रति का जो कुल लागत है परिवर्तन से, कि उसका जो उत्पादन है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। आपके 10 लागत थी 10 से 18 हो गई, इसका उत्पादन 1 से 2 हो गया, ठीक है।
ये होते हैं आपका सीमांत उत्पाद या सीमांत लागत, इसमें लागत आएगा, सीमांत लागत, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? जो आपका कुल उत्पादन है उसमें जो नया उत्पादन हो रहा है, जिसकी 10 उत्पादन है आपका और उसमें 18 उत्पादन फिर हो गया, कॉस्ट आपकी 40 से लग के 50 हो गई, ठीक है। तो जो ये अंतर आया, इसमें दे रखा है टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस 1, तो टी सी एन 18 माइनस 10 इजिकल में 8, ये आपका आ गया एम सी एन। और एम सी बराबर में मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा? तो कुल उत्पाद में परिवर्तन बट्टे में कुल लागत में परिवर्तन बट्टे में जो आपका क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है उसे उसी का जो हम भाग करेंगे तो आपका एम सी निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम सी का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का वो डायग्राम। अब एम सी और ए सी में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पक्का आता है 5 नंबर का, या ये 3 नंबर का या 4 नंबर का, 5 नंबर पक्का आता है। तो मैंने आपको बताया जो आपका एम सी वो ऐसे बनता है और ए सी आपका न्यू बनता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? पहले तो ये दोनों बना देना डायग्राम, ठीक है। पहला काम का डायग्राम बनाना है, फिर आपको लिखना है जब ए सी गिरता है तब एम सी भी गिरता है, परंतु एम सी ए सी से नीचे रहता है। देखिए जब ए सी गिर रहा है तो एम सी भी गिर रहा है, लेकिन जो एम सी है वो ए सी से क्या है? नीचे है, ठीक है। और जो एम सी है और जो ए सी है वो उसको एक न्यूनतम उस पर प्रतिच्छेद, न्यूनतम स्तर पर प्रतिच्छेद करते हैं, न्यूनतम स्तर पर काटते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है? जब एम सी बढ़ता है तो ए सी बढ़ता है, पर एम सी ए सी से ऊपर रहता है। देखिए जब एम सी बढ़ता है तो ए सी बढ़ता है, लेकिन अब की बार क्या है? एम सी क्या है? ए सी से ऊपर है, ठीक है। तो ये हमका समझ स्थापित करना है। फिर हमने एम सी का फॉर्मूला लिख दिया और फिर हमने ए सी का फॉर्मूला लिख दिया। तो ये आपका पूरे 5 पॉइंट हो गए। यहाँ पे आपको 4 या 3 नंबर जितने का आएगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम पढ़ते हैं एम सी और ए बी सी में संबंध स्थापित कीजिए। तो एम सी यूँ है, ए बी सी यूँ है, बिल्कुल सिंपल है। जब ए बी सी गिरता है तो एम सी भी गिरता है, पर जो एम सी है वो ए बी सी से क्या रहता है? नीचे रहता है। और जब एम सी उठता है तो ए बी सी भी उठता है, ठीक है, लेकिन एम सी ए बी सी से ऊपर रहता है, ठीक है। और एम सी और ए बी सी दूसरे को एक न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, न्यूनतम स्तर पर प्रतिच्छेद करते हैं। एम सी का फॉर्मूला होता है टी सी एन माइनस टी सी एन 1, मैंने बताया था, और ए बी सी का टी बी सी बटे क्यू, ये लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं कि एम सी और टी सी में संबंध स्थापित करने के लिए तो आप क्या करोगे? तो पहले आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया टी सी का, फिर ये एम सी का, फिर इसको यूँ कर दिया, ठीक है। तो सीमांत लागत कुल लागत के 2 क्रम में दिए गए आंकड़ों का अंतर होता है। तो मैंने कहा था ना एम सी क्या होता है? टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस 1। तो क्या है? ये पहले आपको यहाँ लिखना है कि सीमांत लागत जो होता है वो कुल लागत के 2 क्रम में दिए हुए आंकड़ों का अंतर होता है। जो मैंने बताया था, जो 10 है या 18 है, इन 2 आंकड़ों के क्रम में जो दिए होते हैं उनका अंतर होता है सीमांत लागत। जबकि जो टी सी होता है वो क्या होता है? एम सी का योग होता है। कैसे? जो टी सी मतलब देखिए ये 10 है, ये 18 है, ये एम सी है 8, ठीक है। पहले तो एम सी 10 का 10 रहा, फिर दूसरे में क्या आ गया? दूसरे में इसका अंतर आ गया 8, फिर मान लिया 24 है, फिर इसका अंतर आ गया 6, ठीक है। इसे करके काट के तो कितना अंतर हो गई? इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24, जो कितने बराबर है? जो आपको टी सी के बराबर है, ठीक है। तो यही होता है, टी सी जो होता है वो एम सी का योग होता है। तो देखिए जब एम सी घटती दर से घटता है तो टी सी भी घटती दर से घटता है, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एम सी घटती दर से घट रहा है तो टी सी भी घटती दर से घट रहा है, ठीक है। और जब एम सी अपने न्यूनतम स्तर पर होता है तो टी सी स्थिर होता है, ठीक है। हम ये डायग्राम देख सकते हैं, जब एम सी न्यूनतम स्तर पर होता है तो टी सी स्थिर होता है, ठीक है। ये अपने न्यूनतम स्तर पर टी सी स्थिर है, ठीक है। जब एम सी बढ़ती दर से बढ़ता है तो टी सी भी बढ़ती दर से बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पर जब एम सी बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? टी सी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ये आपका संबंध स्थापित हो गया इसके दोनों के मध्य। अब हम पढ़ते हैं एम सी और टी वी सी में संबंध स्थापित करने के लिए कैसे क्वेश्चन है तो कैसे करें। तो बिल्कुल सेम है, टी वी सी का यूँ, एम सी का यूँ, फिर हमें लिखना है एम सी इसका योग होता है, एम सी क्या होता है? ये टी वी सी माइनस टी वी सी एन का ये होता है, ठीक है। और जबकि टी सी क्या होता है? एम सी का योग होता है, ठीक है। वही लिख के जब एम सी घटती दर से गिरता है तो टी वी सी भी घटती दर से बढ़ता है, ठीक है। और जब एम सी अपने न्यूनतम स्तर पर होता है तो टी वी सी स्थिर होता है, और जब एम सी बढ़ती दर से बढ़ता है तो टी वी सी भी बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है। अब अगला इसका कुछ जो सवाल हैं वो समझते हैं। सवाल कैसे करने हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए
टीबीसी दे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि टीबीसी, एबीसी, एटीसी, एएफसी, एबीसी और एमसी ज्ञात कीजिए, और आपको ऐसे टेबल दे देगा। तो आप उसी टाइम कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, वैसे आप कंफ्यूज हो गए नहीं आप। तो देखिए हमको जो दे रखा है, एक तो उत्पादन क्वांटिटी और ये टीसी। ठीक है, तो देखिए उसमें हमने जो दे रखा था वो हमने लिख दिया, और जो हमको उत्पादन इकाई दे करके दी हमने वो लिख दी। तो सबसे पहले कितना आ रहा है, टीसी 60 आ रहा है। तो मैंने बताया था ना टीबीसी 60 है, तो जो टीबीसी होती है, जो कुल स्थिर लागत होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे आपकी जो कुल स्थिर लागत है वो सेम रहेगी। अब टीबीसी, तो टीबीसी आपको मैंने बताया था कैसे निकालना है। जो टीबीसी जैसे मैंने बताया था ना, टीसी बराबर में टीएफसी प्लस में टीबीसी, तो टीबीसी बराबर में क्या हो जाएगा, टीबीसी बराबर हो जाएगा आपका टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, जब टीसी माइनस टीएफसी काटा 0 रह गया, टीसी माइनस टीएफसी काटा तो 20 बच गया। देखिए दोबारा दिखाता हूँ, और टीसी 100 है, टीएफसी से काटा 40 बचा, टीसी 111 है, 60 से काटा 51 बचा। ठीक है, अब एटीसी कुल कुल औसत औसत कुल लागत। तो औसत कुल लागत क्या होता है, जो मैंने बताया था एटीसी क्या होगा। देखिए ये एटीसी आ रहा है ना, तो यहाँ पे करना है आपको टीसी बटे में क्यू क्वांटिटी। तो इसको आपको भाग करना है टीसी को क्वांटिटी से। तो टीसी को क्वांटिटी से भाग कैसे करेंगे, जो टीसी है ये 60 है, इसको भाग करेंगे 0 से तो कुछ नहीं आएगा, इन्फिनाइट हो जाता है वो। तो हमको यहाँ पे ऐसा साइन मार देंगे। ठीक है, वो डैश लगा देंगे, फिर इसको इससे भाग करा 80 रह गया, फिर इसको इससे भाग करा 2 से तो 50 आ गया, इसको इससे भाग करा तो 37 आ गया, 16 को 4 से भाग करा तो 29 आ गया। ठीक है, अब हम एएफसी का समझते हैं। तो देखिए एएफसी है, तो एएफसी को किससे भाग करेंगे हम, टीएफसी से बटे में क्यों। तो एएफसी को टीएफसी से भाग करते हैं। तो देखिए एएफसी 60 है, तो कैसे आया 60, तो देखिए यहाँ पे देखिए टीएफसी 60 है, उसको हमने भाग करा क्यों से, तो 60 ही रह गया। ऊपर मैंने बताया था ना डैश 0 होता है, तो फिर ये 60 है, इसको 2 से भाग करा तो 30 आ गया, फिर 60 है, इसको 3 से भाग करा 20 आ गया, फिर 60 है, इसको 4 से भाग करा तो 15 आ गया। ठीक है, अब हम आया एवीसी निकालना। तो एवीसी कैसे निकालते हैं हम, मैंने बताया ना एवीसी, वीसी आ रहा है तो हम क्या करें टीवीसी बटे में क्यों। तो टीवीसी कितना है, 0 का 0 रह गया, तो ये डैश हो गया। ठीक है, 20 का 1 20 रह गया। ठीक है, 20 का 1 20 रह गया, और ये जो आपका क्या है टीवीसी, हाँ ये 40 का 2 20 हो गया। ठीक है, 51 का 3 17 हो गया। ठीक है, और अब आपका एमसी आ गया। एमसी कैसे निकालना है आपको मैंने बताया ना, टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये टी सी है 60, तो यहाँ 60, अब इसके बाद की जो संख्या है टी सी की हमें नहीं पता, तो हम डैश लगा देंगे। ठीक है, अब 80 में से 60 गए 20, 100 में से 80 गए 20, 111 में से 100 गए 11, 116 में से 11 गए 5, 130 में से 16 गए 14, 150 में से 30 गए 20। ठीक है, समझ में आ गया, पूरी टेबल की हमने कर दी सिर्फ इन 2 से। समझ में कितना इजी था इसको समझना, बिल्कुल इजी है लागत को समझना। सारा सवाल हमने करवा दिया बिल्कुल कम वीडियो में, बिल्कुल कम टाइम में। अब इससे आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। और यहाँ पे आप सवाल में देख सकते हैं कि हमने कौन से फॉर्मूला लगाए हैं, वो भी दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है जो आपको खुद से करना है, ये रहा आपका सवाल। अरे ठीक है, वहाँ पे नीचे आंसर लिखा है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। हाँ ये रहा आपका सवाल, इसे करके लाना, इसे करना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना।